पिछली बार शाहीन बाग फोकस में था, इस बार भी शाहीन बाग ही निशाने पर है, और कौन से वो अन्य इलाके हैं जो दिल्ली में इस वक्त फोकस पर है? जी बिल्कुल, अगर आपने शाहीन बाग की बात की तो मैं आपको सीधे दिखाता हूं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ये मेन ऑफिस है दिल्ली का। यहां पर भी रेड हुई थी, उसके अलावा जामिया। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो देर रात रणनीति बनाकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में रेड हुई है, रोहिणी इलाके में रेड हुई है, आउटर दिल्ली इलाके में हुई है रेड, निजामुद्दीन इलाके में रेड हुई है। मल्टीपल ठिकानों पर जो पीएफआई के मेंबर्स हैं उनके ठिकानों पर रेड हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बताया जा रहा है कि 4 जो पीएफआई के मेंबर्स हैं उनको हिरासत में लिया गया है। पहले राउंड की जो रेड हुई थी वो एनआईए की रेड हुई थी, लेकिन बाद एनआईए ने लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट किया है, जिसके बाद लोकल पुलिस ने ये रेड किया है। जिस तरह से कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का टेरर लिंक आया है, अवैध फंडिंग की बात आई है, उसके बाद ये लगातार रेड जारी है। और ये कहीं ना कहीं संकेत है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बड़े एक्शन की तैयारी में है सरकार, क्योंकि लगातार रेड हो रही है। उत्तर प्रदेश में रेड हुई है, गाजियाबाद में रेड हुई है, और ये रेड रात के वक्त हुई है, पूरी रात चली है और सुबह के वक्त खत्म हुई है। अब टोटल जो फिगर नंबर है हिरासत में लेने का वो देखना होगा कि कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन सूत्र ने यह जानकारी दी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ठीक है, मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़े हैं। समर, हम सभी जानते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है योगी सरकार की, ऐसे में किसी की परवाह किए बगैर पीएफआई पर जिस तरीके का एक्शन पिछली बार देखा गया था उससे ज्यादा फोर्स में इस बार है या फिर कम? देखिए नेहा, यूपी में जब भी पीएफआई पर एक्शन होता है, चाहे वो हाथरस के समय हुआ हो या सीए एनआरसी के समय हुआ हो, पुलिस को या एजेंसीज को हमेशा। ठीक है समर्थ, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं। राहुल, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर किस तरीके से एक्शन हुआ है पीएफआई पर? कितने ठिकानों पर छापेमारी हुई है, कितने लोग हिरासत में हैं? देखिए, दिल्ली में भी कई मल्टीपल लोकेशंस पर कल रात को देर रात को ये रेड शुरू होती हैं और आज तड़के तक सुबह तक चलती हैं, जिसमें से प्रमुख इलाके हैं शाहीन बाग, जामिया नगर, निजामुद्दीन। मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे दूं कि शाहीन बाग में ही पीएफआई का मेन ऑफिस है और पीएफआई की जो पॉलिटिकल पार्टी है एसडीपीआई, उसका जो ऑफिस है वो निजामुद्दीन के अंदर है। तो जाहिर है आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से जो सरकार है और जो एजेंसीज हैं वो नकेल करने की जो कवायद है उसको उन्होंने तेज कर दिया है। 22 सितंबर को जिस तरीके की कार्रवाई की गई थी, देश भर के तमाम जितने भी ठिकाने हैं पीएफआई के, वहां पर छापे पड़े थे। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था और उनसे जब पूछताछ की गई उसके बाद जो साक्ष्य सामने निकल कर आए, जो इनपुट्स मिले, उस पर अब कार्रवाई हुई है। तो आप ये मान के चलिए आने वाले दिनों के अंदर जो सरकार है वो कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश कर रही है पीएफआई के ऊपर, क्योंकि पीएफआई के कई जगहों पर नाम सामने आ चुका है। चाहे अगर दंगों की बात की जाए या कहीं पर जो पाकिस्तान के फेवर में नारेबाजी होती है, इन तमाम कथित मामलों में पीएफआई का नाम सामने आया है। और इस वजह से टेरर फंडिंग को लेकर अब जांच जो है वो उसकी जो आग है वो तेज कर दी गई है। आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो आपको और देखने को मिलेंगी। 8 राज्यों में ताबड़तोड़ ये जो एक्शन है ये जारी है। जो सूत्रों की अगर माने तो उनके मुताबिक 15 राज्यों में पीएफआई का जो संगठन है वो एक्टिव है और जाहिर है ये अपने जो संगठन है उसका विस्तार कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ये जानती है या मानती है कि ये खतरे की घंटी है और इस वजह से उस पर लगाम लगाने की जो कवायद है वो बहुत जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। समर्थ, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल नेहा, मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, लखनऊ समेत कई जिलों में छापेमारी कहीं ना कहीं हुई है सेंट्रल एजेंसीज की। और जैसा कि मोड ऑफ एक्शन की बात है, आपने बात करी यूपी गवर्नमेंट की, चाहे हाथरस रहा हो या सीएनआरसी के दंगे रहे हो, उस वक्त भी पीएफआई के एक्शन को लेकर सेंट्रल एजेंसीज को या यूपी एटीएस को फ्री हैंड दिया गया था। और इनका जो मोड ऑफ एक्शन रहा है वो देर रात ये लोग आते हैं, छापेमारी करते हैं और सुबह होते होते ये छापेमारी करके या हिरासत में अरेस्ट करके जो मेंबर्स हैं उनको लेकर निकल जाते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था, फिलहाल अभी लखनऊ से एक हिरासत में व्यक्ति को लिया गया है जो पीएफआई से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, उससे पूछताछ चल रही है। कुछ दिन पहले इंदिरा नगर के इलाके से एक व्यक्ति को उठाया गया था, तो वहीं बाराबंकी के गांव से एक कोषाध्यक्ष पीएफआई का था जिसको सेंट्रल एजेंसीज द्वारा अरेस्ट किया गया था। उनके पास से कुछ किताबें मिली थी, 3 मोबाइल फोन्स मिले थे और जब परिवार ने, इंदिरा नगर की फैमिली ने उसको ले जाने से मना की, रोकने का प्रयास किया तो सेंट्रल एजेंसीज ने
कुछ फोन की रिकॉर्डिंग्स थी, वो जब परिवार को सुनाई या मौजूद महिलाओं को सुनाई तो वो खुद पीछे हट गई। तो ये एक बड़ा मसला है, इसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से एजेंसीज को फ्री हैंड दिया जा रहा है। ठीक है, अरविंद ओझा के पास लौटेंगे। अरविंद, किस तरीके के दस्तावेज, लैपटॉप्स, इक्विपमेंट्स, क्या कुछ सीज हुआ है जिससे आगे और इस तरीके की रेड में करने में मदद मिलेगी? कुछ लिंक्स एस्टैब्लिश हुए हैं? जी बिल्कुल, लगातार जो रेड के दौरान रिकवरी हो रही है, इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट वो रिकवर हुए हैं। लेकिन अगर आपको बताऊं कि केरला से अभी आज तक ने कुछ दिन पहले ही खुलासा किया था कि केरला में जब रेड हुई थी तो वहां से बड़े पैमाने पर बैनर और पोस्टर बरामद हुआ था। और ये भी बात जानकारी में आई थी कि 12 जुलाई को जो प्रधानमंत्री की रैली होनी थी पटना में, उसमें भी डिस्टर्बेंस फैलाने की साजिश थी, उससे भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो रिकवर हुए हैं। उसके अलावा जो फंडिंग होती है, उस फंडिंग को लेकर भी कई डिटेल्स वो जानकारी सामने आई है। ये पूरी एक तैयारी के साथ जिस तरह से रेड हो रही है वो संकेत दिखाता है कि पीएफआई पर अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है सरकार। इसके अलावा पीएफआई ने नए नए विंग भी बना रखे हैं, क्योंकि पीएफआई की टॉप लीडरशिप को यह अंदाजा था कि पीएफआई पर एक्शन ले सकती है सरकार। इस वजह से अलग अलग जो नए विंग बनाए गए हैं, जैसे पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई, वो तो वेल नोन है। उसके अलावा भी ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, उसके अलावा ऑल इंडिया वुमेन काउंसिल, तो इस तरह के जो उसके अलावा स्टूडेंट विंग भी है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये जो नए नए संगठन बनाए हैं ताकि पीएफआई अगर बैन होता है तो उसका एजेंडा ये जो संगठन है वो फैला सके। तो उन ठिकानों पर भी रेड की जा रही है, यानी पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी। इसके अलावा रेड की बात की जाए तो रेड से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो सीज किए गए हैं, उसके अलावा बैनर, पोस्टर, कई दस्तावेज सीज किए गए। लेकिन मेन अहम बात है जो ईडी के पास भी जांच है पीएफआई की, जो फंडिंग होती है, न क्राउड फंडिंग, इसके अलावा सोशल जो वर्क है उसके जरिए फंड उठाया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों, गैर कानूनी गतिविधियों में यूज किया जाता है। तो उसको लेकर खासतौर पर एजेंसी सतर्क में है, क्योंकि लगातार चाहे नॉर्थ ईस्ट के दंगों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में सीए प्रोटेस्ट के दौरान दंगों की बात की जाए, टारगेट किलिंग की बात की जाए, एनआईए ने कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि आईएस से जुड़ रहे हैं जो पीएफआई के कैडर हैं। तो जब इस तरह के लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं, लगातार खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद ही ये रेड की गई है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बाकायदा एक रणनीति के तहत देर रात कंट्रोल रूम बनाया गया, स्पेशल सेल की टीम लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, और उसके बाद ये मल्टीपल जगह पर रेड हुई है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल मल्टीपल रेड्स की जा रही हैं दिल्ली भर के कई इलाकों में। आज दिन भर ये जारी रहने वाला है या फिर कुछ ही घंटों बाद इसे कंक्लूड कर दिया जाएगा, कल फिर ये जारी रहेगी? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कम से कम दिल्ली के बारे में ये कहा जा सकता है कि कल देर रात को ये जो रेड्स हैं, ये जो क्रैकडाउन है, ये शुरू हुआ था और आज तड़के सुबह खत्म हो चुका है। जाहिर है अब जो एजेंसीज हैं या जो एनआई है वो ये जितने भी इनपुट्स मिले हैं इस पर आप डिसाइड करेंगे कि अब अगली बार कब कार्रवाई करनी है। लेकिन साफ तौर पर आप ये मान के चलिए कि कार्रवाई अभी जारी रहने वाली है, क्योंकि पहले 100 से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया गया था और उसके बाद जो इनपुट्स मिले, अब 8 राज्यों में छापेमारी, अब जाहिर है कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आप जो लोकेशंस हैं उनकी रेलेवेंस देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। शाहीन बाग में ऑफिस है पीएफआई का, निजामुद्दीन के अंदर जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई उसका ऑफिस है, नॉर्थ ईस्ट जहां पर जिसमें दंगों में झुलसी थी दिल्ली, ये तमाम वो इलाके हैं जिनके जो तार है, जो लिंक्स हैं वो पीएफआई से जुड़ते हैं। और साफ तौर पर आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में सरकार और नकेल कसेगी पीएफआई की, क्योंकि कई मामलों में और एक कोशिश की जा रही है कि एक क्लियर मनी ट्रेल स्टैब्लिश की जा सके कि आखिर पैसा आता किस तरीके से है और खर्च किस प्रकार से होता है। कई जगहों पर यह जानकारी मिल रही है कि लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश की जाती है, उसमें पैसा खर्च किया जाता है, कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये तमाम चीजें अब एजेंसीज के पास हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में भी जो लगाम है पीएफआई की, वो सरकार अपने पास पुरजोर तरीके से उसको उस पर नकेल कसेगी और जो क्रैकडाउन है वो जारी रहेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल, समर श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर, देखिए, उत्तर प्रदेश भी दरअसल पीएफआई का एक अहम गढ़ माना जाता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। पहले भी वहां पर रेड हो चुकी है, इस बार भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार ये मांग उठ रही है कि इसे बैन कर दिया जाए, इसे ऑफिशियली आतंकी संगठन घोषित किया जाए, इस मामले में यूपी सरकार क्या बोल रही है? देखिए, ये मांग नेहा आज से नहीं चल रही है। आपको याद होगा जब हाथरस कांड हुआ था
उस वक्त भी पीएफआई का रोल सामने आया था, जिसमें कि उन पर आरोप लगे थे कि भले सोशल मीडिया हो या ऑन ग्राउंड हो, वो हिंसा फैलाने की या कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को वो भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ठीक वैसा ही तब हुआ जब लखनऊ में सीए एनआरसी के दंगे हुए, तभी पीएफआई का रोल सामने आया था और ये गवर्नमेंट ने कबूल भी किया था, माना भी था। अभी कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम ने ये तक कहा था कि पीएफआई सीमी का एक वर्जन है। तो आखिर सवाल यह है कि इन पर एक तरह से नकेल कब कसी जाएगी। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि बैन लगेगा, पर क्योंकि जिस तरह से एक्शन सेंट्रल एजेंसीज का चल रहा है, 2 दिन पहले भी यूपी के कई जगहों पर, जैसे मुजफ्फरनगर भी था, बाराबंकी था, लखनऊ था, वाराणसी था, इन 4 जिलों में धरपकड़ की गई थी। कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। इंदिरानगर से जो लड़का पकड़ा गया था, उसका हाथ सीए एनआरसी में भी था, जो जेल भी गया था। तो आखिर उसको विवेचना के बाद क्यों छोड़ दिया गया? क्या वो एक और साजिश को अंजाम देने वाला था? क्योंकि जो चीजें उसके पास से मिली हैं वो काफी संवेदनशील थी और यही रीजन था कि रिकॉर्डिंग जो थी वो परिवार को जब सुनाई गई तो परिवार खुद पीछे हट गए, जो एक समय एजेंसीज को उसको अरेस्ट करने से रोक रहा था। तो वहीं बाराबंकी में जो एक गांव है जहां से कोषाध्यक्ष को अरेस्ट किया गया था, उसने भी भागने के प्रयास किए, पर क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था, किसी को अंदेशा भी नहीं था कि पीएफआई, चूंकि सेंट्रल एजेंसीज एनआईए उस वक्त आएंगी, तो पूरी इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी। आप अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे, एनआईए जब भी अरेस्टिंग करने आता है, वो पहले उस इलाके को सील करता है, उसके आसपास फोर्सेस अपनी बढ़ा देता है, जिससे कि इन केस अगर आरोपी या जो अक्यूज है वो भागने का प्रयास करे तो उसको समय रहते रोक लिया जाए। हालांकि एक आरोपी ऐसा भी है जो भागने में सफल रहा था, क्योंकि जब वो उसको पकड़ने यूपी में फोर्सेस गए तो परिवार वाले बीच में आकर उतने में वो भाग गया। पर फिलहाल आप मानकर चलिए पिछली रेड में 100 के ऊपर अरेस्टिंग हुई थी और यूपी में भी अच्छी खासी अरेस्टिंग हुई थी। पर इस बार सवाल ये है कि पीएफआई पर बैन आखिर सरकार की तरफ से कब लगेगा, जब बार बार उनका रोल सामने आता है। बड़े बड़े कांड यूपी में हो, हर बड़े कांड में, चाहे हाथरस रहा हो, चाहे दंगे रहे हो, चाहे आने वाले चीजों को लेकर प्लानिंग रही हो,